आप सभी का हिंदी की इस कक्षा में। दोस्तों, हम लोग हिंदी की एक क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें हिंदी का संवैधानिक विकास देखा था कि हिंदी की जो स्थिति हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत है वो किस आधार पर है, किस भाग में है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान के भाग 17 में हिंदी का उल्लेख किया गया है। आज हम लोग उसी क्रम में आगे पढ़ेंगे हिंदी की उत्पत्ति, और हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस भाषा से हुई है। इसके अलावा इसकी लिपियों के बारे में भी बात करेंगे, अपभ्रंश की बात करेंगे, और किस युग में कौन सी भाषा बोली जाती है उससे संबंधित जो बात है वो करेंगे, भाषा परिवारों की बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें आ जानी हैं। अब देखिए भाई, तो अगर हम बात करें हिंदी की उत्पत्ति की, तो हम लोग एक क्लास को तो पढ़ ही चुके हैं जो संवैधानिक दर्जे की जिसने बात की थी। आज की जो क्लास होगी वो हो जाएगी हिंदी की उत्पत्ति। हिंदी की उत्पत्ति, और हिंदी की उत्पत्ति में अगर हम पिछली क्लास को याद करें तो हम लोग जितना पढ़ चुके थे उसमें आपको बता दिया था कि संविधान के भाग 17 संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 अध्याय 1 के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1949 में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है भाई, तो संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 अध्याय 1 के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1949 में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, और अनुच्छेद 343 में कहा गया था कि भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। आपको यह भी बता दिया था साथ में कि 14 सितंबर को इसीलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है हमारी भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, तो अब अगर हम आगे की बात करेंगे तो हिंदी की उत्पत्ति से संबंधित बात करेंगे। और उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए, अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में वर्तमान में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, और उन्हीं 3000 भाषाओं में से एक भाषा है हिंदी। देखिए भाई, वर्तमान में विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, वर्तमान में विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, और इन्हीं 3000 भाषाओं में एक भाषा हमारी हिंदी हो जाएगी। और जो भाषाएं हैं वो 4 प्रकार के भाषा परिवारों में बटी हुई हैं, और जिसमें सबसे बड़ा परिवार जो है वो है भारोपीय परिवार। तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार का एक सदस्य मान लीजिए। हिंदी यानी कि जो है वो भारोपीय परिवार की ही एक भाषा है। देखिए, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, विश्व में 4 परिवार हैं और 4 परिवारों
इसके अंतर्गत ही ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं, 3000 लगभग। तो इसमें जो सबसे बड़ा परिवार है वो भारोपीय परिवार है। और भी बहुत सारे परिवार हैं, जैसे भारोपीय परिवार जो है इसमें 73% भाषाएं जो है बोली जाती हैं। और इसके अलावा जो है आस्ट्रिक है, इंडो यूरोपियन है। तो ये 4 प्रकार के जो भाषा परिवार हैं, इसी में संपूर्ण हिंदी जो है वो बटी हुई है। अब हम लोग समझ लेंगे ये जो भाषा परिवार हैं वो कौन कौन से हैं। भाषा परिवार, भाषा परिवार, और इन परिवारों में सबसे बड़ा हो जाएगा भारोपीय परिवार। तो अगर हम भाषा परिवार की बात करेंगे तो भारोपीय एक हो जाएगा, दूसरा द्रविड़ हो जाता है, तीसरा आस्ट्रिक हो जाता है और चौथा हो जाता है चीनी तिब्बती। हम लोग लिख लेंगे भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। पहला हो जाएगा भारोपीय, दूसरा हो जाएगा आस्ट्रिक, उसके बाद हम लिख लेंगे द्रविड़, और उसके बाद लिख लेंगे हम चीनी तिब्बती, या हम इसको कह सकते हैं इंडो यूरोपियन, है ना, इंडो यूरोपियन। तो अगर हम भारोपीय परिवार की बात करेंगे तो भारोपीय परिवार विश्व का सबसे बड़ा परिवार है और इसके अंतर्गत बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो हो जाएंगी 73%। ठीक है भाई, 73% हो जाएंगी। 73% जो है वो किसकी हो जाएंगी, भारोपीय परिवार की हो जाएंगी। दूसरे नंबर पर द्रविड़ आ जाएगा, हम द्रविड़ को पहले लिख लेंगे और आस्ट्रिक को लिख लेंगे इसके बाद में। ठीक है, नहीं तो क्रम थोड़ा उल्टा हो जाएगा। यहां पर हम लिख लेते हैं द्रविड़, और द्रविड़ के बाद लिख लेंगे आस्ट्रिक। ठीक है, और अगर हम द्रविड़ की बात करेंगे तो भारोपीय के बाद में आने वाला जो परिवार हो जाएगा वो द्रविड़ हो जाएगा। और द्रविड़ में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो बोली जाती हैं 25%। आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा। आस्ट्रिक की अगर हम बात करेंगे तो तीसरे नंबर का यह परिवार हो जाएगा और इसमें जो भाषाएं बोली जाती हैं वो 1.3%, यानी कि ये काफी कम है। और चौथा वाला ये बहुत ज्यादा कम है, भारत में बोले जाने वालों की जो संख्या है वो 0.7% हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो ये 4 प्रकार के परिवार हैं भाषा परिवार, जिनको कहेंगे भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, आस्ट्रिक परिवार और चीनी तिब्बती यानी कि इंडो यूरोपियन परिवार हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा परिवार जो है वो कौन सा हो जाएगा, भारोपीय हो जाएगा, जिसमें 73% भाषाएं बोलने वाले जो लोग हैं वो आ जाते हैं। द्रविड़ के 25% आ जाते हैं, आस्ट्रिक के 1.3% आ जाते हैं और चीनी तिब्बती के जो हैं वो आ जाएंगे 0.7%। ठीक है भाई, तो यहां पर जो है भाषा परिवार को लेकर अगर हम बात करें तो ये 4 प्रकार के परिवार हो जाएंगे। अब इसके बाद में हम देखेंगे हिंदी की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई है। देखिए भाई, अगर हम बात करें कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है या किस शैली से हुई है या हिंदी की उत्पत्ति कब हुई है, तो सभी के आंसर अब आपको मिलेंगे। हिंदी की उत्पत्ति, सबसे पहली बात आप सभी लोग समझ लीजिए कि अगर हम बात करें वैदिक संस्कृत की, वैदिक संस्कृत, अगर हम बात करें लौकिक संस्कृत की, या हम बात करें पाली भाषा की, या हम बात करें प्राकृत भाषा की, या हम बात करें अपभ्रंश की। ठीक है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि प्राचीन भाषाओं में, आदि प्राचीन भाषाओं में
हिंदी का उल्लेख नहीं है। ठीक है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इसी प्रकार की और भी अगर कोई भी प्राचीन भाषाएं हैं तो उनमें हिंदी का उल्लेख नहीं है। अब यहां पर सीधी सी बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। संस्कृत से हिंदी की उत्पत्ति नहीं हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो संस्कृत को लगाकर आ जाते हैं और वो हमारा आंसर गलत हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो अपभ्रंश है, इसके हमें भाग मिलेंगे, तो उन्हीं एक भाग में से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाएगी। लेकिन हिंदी की अगर हम आदि जननी बात करेंगे कि हिंदी की आदि जननी कौन सी है या हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, तब तो हमारा आंसर संस्कृत हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ यह पूछा जाता कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है तो संस्कृत हमारा आंसर नहीं होगा, तो हो जाएगा सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, इसमें हम आगे समझेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, देखिए भाई, हिंदी की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश शैली है। ठीक है, अगर आपसे हिंदी की उत्पत्ति के बारे में पूछा जाए तो आंसर क्या देंगे कि हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। लेकिन हिंदी की मूल उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। हिंदी की मूल उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है तो संस्कृत से होती है। एक प्रश्न और आ जाता है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी भाई, संस्कृत हो जाएगी। इसके अलावा देखिए, हिंदी की उत्पत्ति कब होती है, हिंदी की उत्पत्ति 1000 ईस्वी में हुई थी। हिंदी की उत्पत्ति 1000 ईस्वी में हुई थी। देखिए 1000 लगभग 1000 माना जाता है, क्योंकि हिंदी में जो कालक्रम है उत्पत्ति का वो एकदम फिक्स नहीं होता है। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि लगभग 1000 ईस्वी में हुई थी। तो ये इतने प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं, उनके जवाब भी हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी की उत्पत्ति अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है या सौर सैनी अपभ्रंश शैली है। इसके अलावा हिंदी की मूल उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है तो संस्कृत से होती है। हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। और हिंदी की उत्पत्ति कब होती है तो 1000 ईस्वी में होती है। एक प्रश्न और है कि भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी हो जाएगी तो संस्कृत नहीं बोलेंगे, कौन सी हो जाएगी भाई, पाली है। भारत की सबसे पुरानी भाषा जो हो जाएगी वो पाली भाषा हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इसके अलावा ये तो बहुत ही बार पूछा गया है, क्योंकि सभी लोग संस्कृत लगा के आ जाते हैं ज्यादातर लोग। तो हिंदी की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है, हिंदी की मूल उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है, हिंदी की उत्पत्ति 1000 ईस्वी में हुई है, भारत की सबसे पुरानी भाषा
पाली भाषा है। अब हम लोग यह समझेंगे कि हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो 1000 ईस्वी में कैसे हुई है। तो जो कालखंड हैं हिंदी के वो हम लोग समझ लेंगे कि किस प्रकार हिंदी के कालखंडों को बांटा जाता है और किस आधार पर यह कह दिया गया है कि लगभग 1000 ईस्वी में हिंदी की उत्पत्ति जो है वो हो जाती है। तो अगर हम प्राचीन भारत की बात करेंगे या हम प्राचीन इतिहास की बात करेंगे जब से शुरुआत मानी जाती है, तो एक काल आता है वैदिक काल। आप सभी लोग जानते होंगे वैदिक काल को। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांट लिया जाता है। एक है ऋग्वैदिक काल, दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया था, उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखे गए थे। तो वहां पर वेदों की रचना होती है, वेदांग लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, विवाहों का वर्णन मिलता है, महाकाव्यों का वर्णन मिलता है, यानी कि रामायण महाभारत का वर्णन मिलता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वहां पर हो जाती हैं। तो अभी हम लोग किसकी बात करेंगे, 1000 ईस्वी में हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो एक काल आता है जिसका नाम है वैदिक काल। वैदिक काल, और वैदिक काल का जो सबसे पहला वाला काल हो जाएगा उसको कहते हैं हम ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का जो कालखंड माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का जो कालखंड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। जो ईसा पूर्व है वो हमें उल्टा चलता प्रतीत मालूम होता है, वास्तव में वो उसी आधार पर चलता है, क्योंकि इसको कहा जाता है बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह के जन्म से पहले का जो समय है वो ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। इसको हम बीसी भी लिख सकते हैं, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है भाई, तो 1000 से ऐसे कम होता चला जाता है, जब 1 पर पहुंचता है वहां से ईस्वी चालू हो जाता है। तो अगर ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे और 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक की बात करेंगे, तो यहां पर जो भाषा बोली जाती थी वो बोली जाती थी वैदिक संस्कृत। यहां पर जो भाषा बोली जाती थी वो वैदिक संस्कृत बोली जाती थी। इसके बाद का जो काल आता है वो आ जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड हो जाएगा वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व। देखिए, अगर हम इसी चीज को इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है, भारत के प्राचीन भारत को पढ़ेंगे, तो 500 की जगह वहां पर 600 हो जाता है। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व हो जाएगा इतिहास के अंतर्गत। चूंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के ही आधार पर चलना है। उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड हो जाएगा वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व हो जाएगा। और इस समय जो भाषा बोली जाती थी वो बोली जाती थी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत जो है इस समय बोली जाती थी। इसके बाद में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ नए धर्मों का उदय होता है, जिसमें सबसे प्रमुख जो धर्म थे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो है कौन आते हैं, महात्मा बुद्ध आते हैं। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर होते हैं वो महावीर स्वामी होते हैं, वही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, उन्होंने ही जो है ब्रह्मचर्य सत्य को दिया था। तो यहां पर भाषाओं का विभाजन हो जाता है। समझिए, अगला जो समय आता है वो आ जाता है बौद्ध धर्म का, और बौद्ध धर्म का जो कालखंड माना जाता है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर ये हो जाएगा 1 ईस्वी तक। अब देखिए, यहां पर ईस्वी चालू हो गया है, 1 ईस्वी तक हो जाएगा। और यहां पर जो भाषा बोली जाती थी वो पाली बोली जाती है। पूछ भी लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में दिए थे।
या बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि इस समय ये भाषा चलती थी, प्रचलन रूप इसका वहां पर अच्छे से था। इसके बाद में देखिए बौद्ध धर्म के बाद अगला जो धर्म आ जाएगा वो आ जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म पार्श्वनाथ, ऋषभदेव और महावीर स्वामी वाला, ठीक है, अरिष्ट नेमी वाला। तो यहां पर जो कालखंड हो जाएगा वो 1 ईस्वी से लेकर हो जाएगा 500 ईस्वी तक हो जाएगा। और यहां पर जो भाषा बोली जाती थी वो भाषा बोली जाती थी प्राकृत, ठीक है, यहां पर प्राकृत भाषा बोली जाती थी। तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, प्राकृत भाषा में दिए थे। इसके अलावा जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे उत्तर निकाय है, भगवती सूत्र है, ये जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। तो ये किस भाषा में लिखे गए हैं, तो जो बौद्ध धर्म का समय है वहां पर पाली हो जाएगा और जो जैन धर्म का समय है वहां पर प्राकृत हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाषाएं बोली जाती थी, ठीक है ना। देखिए भाई, अब इसके बाद में कुछ नए राजा आते हैं, जहां पर हम लिख लेंगे राजपूत शासकों का कुछ समय यहां पर आ जाएगा, राजपूत शासक आ जाते हैं। और इस समय जो कालखंड माना जाता है वो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। और इस समय जो भाषा बोली जाती थी वो बोली जाती थी अपभ्रंश, ठीक है, यहां पर जो भाषा बोली जाती थी वो अपभ्रंश बोली जाती थी। और जो अपभ्रंश भाषा थी वो थी शहरी भाषा। अपभ्रंश भाषा जो है वो शहरी भाषा है। अपभ्रंश के बाद में अगर हम देखेंगे तो यहां पर एक और भाषा प्रचलित होती है जिसको हम कहेंगे अवहट्ट, इसी का स्वरूप है। अवहट्ट जो है वो भाषा थी ग्रामीण भाषा। अवहट्ट को ही एक और नाम से जाना जाता है जो है अवधड़ के नाम से ही अवहट्ट को जाना जाता है। अब अपभ्रंश जो है इसके 6 भाग हैं, ठीक है, 5 भी मिल जाते हैं, कहीं 6 बताते हैं, ठीक है, तो उसमें और ऐड हो जाते हैं, तो अलग अलग जो है बता देते हैं। लगभग 5-6 भाग इसके हैं। और उसी में से एक सबसे प्रमुख भाग हो जाएगा जिसको हम कहते हैं सौरसैनी अपभ्रंश। इसका ही एक भाग है जिसको हम क्या कहेंगे, सौरसैनी अपभ्रंश। और जो सौरसैनी अपभ्रंश है इसी से क्या होता है, हिंदी की उत्पत्ति होती है। इसी से हिंदी की उत्पत्ति होती है, ठीक है भाई, इसी से हिंदी की उत्पत्ति होती है। और जब हिंदी की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय कौन सा था, तो 1000 ईस्वी था। समय कौन सा था, 1000 ईस्वी था। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है वो लगभग 1000 ईस्वी में हुई है। आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वैदिक काल को 2 खंडों में बांट लिया जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया था। ऋग्वेद में 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र हैं। गायत्री मंत्र सभी लोगों को पता होगा, तो गायत्री मंत्र जो लिया गया है वो भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो 3रे मंडल में है। और गायत्री मंत्र को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन हो जाएंगे, विश्वामित्र हो जाते हैं। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को लिखा था। 4थे मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है। कृषि का पहला इंजीनियर पृथुवैन्य को माना जाता है। इसके अलावा 8वें मंडल की हस्तलिखित प्रतियों को खिल कहा जाता है। सोमदेव को समर्पित 9वां मंडल है। विवाह सूक्त, नदी सूक्त और वर्ण व्यवस्था का वर्णन 10वें मंडल में है। 4 वर्ण बताए गए हैं ऋग्वेद में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ऋग्वेद का पाठ करने वाला जो पुरोहित है वो होत्र कहलाता है या होत्रा कहलाता है। तो ये सारी चीजें हमें कहां पर मिलती हैं, ऋग्वैदिक काल में मिलती हैं। इसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल जब आता है तो 3 वेद और लिख दिए जाते हैं, जिसमें पहला वेद था यजुर्वेद। पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा वेद है जो 2 भागों में बटा हुआ है या 2 भाषाओं में लिखा गया है, कौन सा हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। क्योंकि उसके 2 पक्ष हैं, एक तो है कृष्ण पक्ष, एक है शुक्ल पक्ष।
एक पद्य में लिखा गया है, एक गद्य में लिखा गया है। और यजुर्वेद का पाठ करने वाला जो पुरोहित होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं अधिवर्यु। इसके बाद में जो वेद लिखा जाता है वो सामवेद लिखा जाता है। संगीत में वेद सामवेद को कहा जाता है, यानी कि संगीत की जो उत्पत्ति हुई है वो सामवेद से हुई है। और सामवेद का पाठ करने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता है। और इसके बाद में जो अंत में वेद लिखा जाता है वो लिखा जाता है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि जो हैं उनके नाम पर यह नाम पड़ा था अथर्ववेद। अथर्ववेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों ही वेदों से अलग है। इनसे इसलिए अलग है क्योंकि इन तीनों वेदों में लगभग एक जैसी चीजें हैं। देवताओं की स्तुतियां हैं, प्रकृति की पूजा है, हवन संबंधी सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। लेकिन अथर्ववेद जो है वो अलग है। वो इसलिए अलग है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अलग दी गई हैं। इसलिए अलग दी गई हैं क्योंकि जैसे मान लीजिए उस समय का जो समय था, अगर रास्ते से बिल्ली निकल गई है तो किस प्रकार से जो है हम उसको ठीक करें, क्योंकि उस समय ये सब बुरा माना जाता था। अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज को बुरा मानते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है। कोई व्यक्ति अगर बहुत अमीर हो रहा है तो उसको गरीब कैसे बना दें, हम गरीब हैं तो उसको अमीर कैसे बना दें, बीमारी हो गई है तो हम कौन सी पूजा करवाएं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो अथर्ववेद में ज्यादा दी गई हैं, इसलिए वो इनसे अलग है। यानी कि उसमें यंत्र मंत्र तंत्र जादू टोना प्रेम विवाह वशीकरण भूत पिशाच औषधियां इन सारी चीजों का उल्लेख मिलता है। और इसीलिए उसको वेद त्रयी में नहीं जोड़ा जाता है। वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 प्रकार के जो वेद हैं वो वेद त्रय में आ जाते हैं। अथर्ववेद को वेद त्रय में नहीं जोड़ा जाता। तो ये समय हो जाएगा उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का समय। और लौकिक संस्कृत बोली जाती थी। बौद्ध धर्म जब आता है तो गौतम बुद्ध के नाम से ये धर्म पड़ा था। ठीक है, गौतम जो है क्या हो जाएगा, उनका गोत्र था गौतम। और बुद्ध, उनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद में ये उपाधि मिली थी, या हम कह सकते हैं कि वो बुद्ध कहलाए जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक का जो समय है, वहां पर जो भाषा बोली जाती थी वो पाली भाषा बोली जाती थी। पाली भाषा बोली जाती थी। उसके बाद में देखिए जैन धर्म आ जाता है। और जैन धर्म जो होता है इसमें कुल 24 तीर्थंकर होते हैं, लेकिन 24वें तीर्थंकर जो थे उन्हीं के नाम पर पूरा धर्म बहुत अच्छे से चला था। क्योंकि पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इन्हीं का उल्लेख इतिहास में सही प्रकार से मिलता है। इनसे पहले वाले जो थे उनका उल्लेख भारतीय इतिहास में सही प्रकार से नहीं मिल पाता है, पूरा नहीं मिल पाता, केवल नामों का उल्लेख ज्यादा मिलता है। तो इसलिए क्या होता है कि यहां पर इनके बारे में ज्यादा बताया जाता है। पार्श्वनाथ यानी कि 23वें और 24वें, ऋषभ देव जो हैं वो पहले थे, अरिष्ट नेमि 22वें थे। तो इस समय जो भाषा बोली जाती थी वो प्राकृत भाषा बोली जाती थी। और इस समय के जो भी ग्रंथ लिखे गए थे वो सब प्राकृत भाषा में ही लिखे गए थे। राजपूत शासक आते हैं तो इनका समय हो जाएगा 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश बोली जाती थी। अपभ्रंश एक शहरी भाषा है और इसका स्वरूप है अवहट्ट, जो एक ग्रामीण भाषा है। अवहट्ट को ही औदड़ कहा जाता है। अपभ्रंश का ही एक भाग है जिसको कहेंगे सौर सैनी अपभ्रंश। हम लोग अभी पढ़ेंगे। ब्राचड़ अपभ्रंश है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मागधी अपभ्रंश है, अर्ध मागधी अपभ्रंश है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है। तो इन्हीं से बोलियों की उत्पत्ति होती है। तो हम समझेंगे कि कौन सी अपभ्रंश से कितनी बोलियों की उत्पत्ति हुई है, या फिर कौन सी उपभाषा की उत्पत्ति हुई है। 5 प्रकार की जो उपभाषाएं हैं हम उनको भी समझेंगे। तो इस समय जो समय था वो 1000 ईस्वी का था और इसी समय हिंदी की उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए हिंदी की उत्पत्ति जो है वो 1000 ईस्वी में मानी जाती है। तो याद रखिए, हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी की मूल उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। और हिंदी की उत्पत्ति 1000 ईस्वी में हुई है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हिंदी जो है वो मतलब भारत जो है, भारत की सबसे पुरानी भाषा जो मानी जाती है वो पाली भाषा मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखो जो लिपि है, लिपि का इतिहास बहुत अच्छे से पूछ लिया जाता है। हम लोग लिपि को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में। और जब हम लोग भाषा पढ़ेंगे तभी हम अपभ्रंश के सभी भागों की बात करेंगे, जो 6 प्रकार के भाग हैं। जब भाषा पढ़ेंगे
तब हम इनके भागों की बात करेंगे, तो क्योंकि वहीं पर हम लोग समझ लेंगे कि कौन से अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा की उत्पत्ति हुई है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में लिपियों को पढ़ेंगे और हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उसकी उत्पत्ति से लेकर अन्य जो भाषाएं हैं, बोडो, कोंकणी, मलयालम, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, महाराष्ट्री, ठीक है, तो इन सारी लिपियों की भी बात कर लेंगे और इनके साथ साथ में हिंदी कितने राज्यों में बोली जाती है, कितने राज्यों की राजभाषा है और कितने राज्यों की उपभाषा है, उत्तर प्रदेश की उपभाषा कौन सी है, तो इस प्रकार की सारी चीजें साथ में आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।